इसी आसान जीवन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं केस लॉ नंबर 4 पे। इकोनॉमिक लॉ 4, मेसर्स सिकाजन इंडिया लिमिटेड वर्सेस महिंद्र वैदिनेनी एंड अदर्स। बहुत जबरदस्त। चलिए फोकस 100% स्क्रीन के ऊपर आ जाओ, मैं पढ़ा रहा हूं। पहला केस है, 3 checks were presented for collection and the same were dishonored, okay, and returned with endorsement insufficient funds। तो 3 चेक को हमने प्रेजेंट किया, इनसफिशिएंट फंड्स के कारण डिसऑनर हो गए, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बाउंस हो गए कहते हैं, उसी को अपन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में डिसऑनरमेंट कहते हैं। तो हमने चेक्स प्रेजेंट किए, वो उसमें बैलेंस नहीं था, इनसफिशिएंट फंड्स के कारण चेक्स डिसऑनर हो गए। The appellant complainant had issued first notice to the respondent on 31/8/2009। 31/8/2009 को पहला नोटिस दिया डिमांडिंग द रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट। तो चेक्स डिसऑनर हो गए, तो उन्होंने फिर नोटिस भेजा कि भैया हमारा पैसे है दो। द अमाउंट वाज नॉट पेड, फिर भी उन्होंने पैसा पे नहीं किया सामने वाली पार्टी में। चेक्स वर अगेन प्रेजेंटेड, वापस चेक्स को प्रेजेंट किया गया एंड रिटर्न विद द इंडोर्समेंट इनसफिशिएंट फंड। The appellant had issued a statutory notice on 25/1/2010 to the respondent। तो उसके बाद में सबसे पहले 2009 के अंदर उन्होंने सेम चीज की, वापस चेक्स को प्रेजेंट किया गया 2010 के अंदर, 31/8/2009, 25/1/2010 वापस प्रेजेंट किया गया, वापस चेक्स डिसऑनर हो गए। तो इस टाइम पे उन्होंने दे दिया स्टैट्यूटरी नोटिस। Since the check amount was not being paid, the complainant had filed the complaint under section 138 of Negotiable Instrument Act based on second statutory notice dated 25/1/2010। समझना, ये सेक्शंस जनरली मैं आपको कभी नहीं कहूंगा सेक्शन याद रखो, लेकिन कुछ सेक्शन याद रख लेना, जैसे कि सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जब भी चेक डिसऑनरमेंट की बात आती है, जब भी चेक डिसऑनरमेंट की बात आती है, द सेक्शन इन्वॉल्व्ड इज 138। तो इसको कैजुअली भी कहते हैं 138 वाला केस। तो अगर कहीं पे भी पढ़ने को मिलता है 138 वाला केस, मतलब कौन सा केस है? चेक डिसऑनरमेंट का। 138 वाला केस मतलब चेक डिसऑनरमेंट का केस है, दिमाग में बैठा लेना है बात, ठीक है। चलो, तो तब उसने केस फाइल किया। तभी तक क्या कहानी है? चेक आया, हमने चेक को प्रेजेंट किया, इनसफिशिएंट फंड्स, हमने बोला दो ना पे करो, उन्होंने नहीं किया, हमने वापस चेक को प्रेजेंट किया, अब आया इनसफिशिएंट फंड्स, और अब हमने जाके स्टैट्यूटरी नोटिस दिया और आगे कंप्लेंट फाइल की 138 के अंदर। सुनना क्या हुआ? द रिस्पोंडेंट, सामने वाली पार्टी जिसके चेक्स डिसऑनर हो रहे हैं, फाइल्ड पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट अंडर सीकिंग टू क्वैश द क्रिमिनल कंप्लेन। क्रिमिनल कंप्लेन कौन सी है? 138 की। मैंने आपको बताया ना 138 की कंप्लेन, चेक डिसऑनरमेंट की कंप्लेन कैसी होती है? क्रिमिनल कंप्लेंट होती है। Filed by the appellant on the ground that the complaint was not filed based on the first statutory notice dated 31/8/2009 and the complaint filed based on the second statutory notice dated 25/1/10 is not maintainable। क्या हो रहा है यहाँ पे समझो अच्छे से। ये दो पार्टीज हैं, पार्टी ए, पार्टी बी। पार्टी ए ने चेक दिए 3 कि हाँ ये लो पेमेंट कैसे देना है, कैश में नहीं, चेक दे दिया उनको, ठीक है। ये जब पार्टी बी गई बैंक के पास, ये चेक लेके, तो चेक क्या हो गए? डिसऑनर हो गए, ठीक है। एक बार डिसऑनर हो गए, इन्होंने बोला पैसे दो ना, ए ने पैसे नहीं दिए, इन्होंने वापस दूसरी बार चेक्स को प्रेजेंट किया, दूसरी बार भी चेक्स डिसऑनर हो गए, और तब बी ने जाके कोर्ट में केस फाइल किया। सही बात है? सबको समझ में आ रहा है यहां तक? अब यहां पे इशू क्या है समझना, इन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया बेस्ड ऑन द सेकेंड डिसऑनरमेंट, सेकेंड नोटिस। दो बार चेक को प्रेजेंट किया ना, तो दूसरी बार जब उन्होंने डिसऑनर किया है, तब उस बेस पे इन्होंने केस को फाइल किया है। सामने वाली पार्टी क्या बोल रही है कि नहीं 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 नहीं, अगर आपको हमारे अगेंस्ट केस करना था तो हमारे अगेंस्ट आपको केस करना चाहिए था फर्स्ट डिसऑनरमेंट के टाइम पे। जब पहली बार डिसऑनर हुआ है तभी आपको केस फाइल कर देना चाहिए था, आप सेकंड डिसऑनरमेंट के टाइम पे केस फाइल नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? बट ये उनका कहना है। एक और बार रीड कराता हूं मैं आपको। द रिस्पोंडेंट मतलब सामने वाली पार्टी, डिफॉल्टिंग पार्टी, फाइल्ड पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट under seeking to quash the criminal complaint filed by the appellant on the ground, क्या ground है? That the complaint was not filed based on the first statutory notice dated 31/8/2009। जो पहली बार चेक डिसऑनर हुआ उसके उस ग्राउंड पे उन्होंने कंप्लेंट फाइल नहीं की, and the complaint filed based on the second statutory notice dated 25/2010 is not maintainable। ये इनका ग्राउंड है। बस सामने वाली पार्टी कह रही है कि पहले जब डिसऑनर हुआ तभी केस फाइल कर देना चाहिए था, आपने दूसरी बार किया फिर केस फाइल किया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। The High Court quashed the complaint
by holding that, हाई कोर्ट ने कंप्लेन को क्वैश कर दिया by holding that the amount has been specifically mentioned in the first notice and thereafter the complainant himself has postponed the matter and issued the second notice on 25/110 and the complaint filed on the second notice was not maintainable. High Court actually agreed with the defaulter. डिफॉल्टर ने क्या बोला था कि आपको पहली कंप्लेन के बेस पे आपको यहाँ पे कंप्लेन फाइल करना चाहिए, पहले डिसऑनरमेंट के केस में आके कंप्लेन फाइल करना चाहिए था, आपने नहीं किया, दूसरे डिसऑनरमेंट तक आप रुके, आप दूसरे डिसऑनरमेंट के ग्राउंड पे आप कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते हो। सेम चेक को 2 बार डिसऑनर किया, ऐसा समझना है। तो पहले डिसऑनर किया था तब कंप्लेन फाइल करना चाहिए था, सेकंड टाइम डिसऑनर किया फिर आप कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। हमें अनरीजनेबल लग रहा था, हाई कोर्ट उसके साथ अग्री हो गया। हाई कोर्ट एक्चुअली पास द ऑर्डर के हाँ फर्स्ट जब आपकी कंप्लेन हुई है, डिसऑनर हुआ, तभी केस फाइल करना था, आपने अननेसेसरी डिले किया है तो आप ये केस फाइल नहीं कर सकते। दैट वाज द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। अब रोता रोता हमारा एपिलेंट किसके पास गया? सुप्रीम कोर्ट के पास। दैट इज द केस। आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया अबाउट द केस? चलो पहले फैक्ट्स को एकदम क्लियर रखते हैं, कंफ्यूजन नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। सिंपल, कोई भी हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो मिस्टर ए समझ लो मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक इशू किए, चेक इशू किए। मिस्टर बी ने ड्यू डेट पे जाके बैंक्स में चेक्स प्रेजेंट किए फॉर पेमेंट, और ये क्या हो गया भैया जी? ये हो गया डिसऑनर। बैंक ने डिसऑनर कर दिया। दिस वाज अबाउट 2009, सही है? 2009 में, 2009 के 8वें महीने के आसपास, उस टाइम पे हम पहले बार चेक को प्रेजेंट किया, उन्होंने डिसऑनर कर दिया। हम लोगों ने, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला यार पेमेंट कर दो यार, आपका चेक डिसऑनर हो गया, प्लीज मेक द पेमेंट। पेमेंट मांगा, उन्होंने फिर भी पेमेंट नहीं दिया। मिस्टर ए ने को रिस्पॉन्स नहीं किया। मिस्टर बी ने कहा यार ये कोई बात हुई, क्या कर रहा है? मिस्टर बी ने एक और ट्राई किया कि हम एक और बार चेक को डिपॉजिट करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर बी ने एक और बार सेम चेक को, जो भी चेक्स थे उसको बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने वापस उसको डिसऑनर कर दिया। दिस हैपेंड अर्ली 2010 में, 2010 के फर्स्ट मंथ में ये दूसरी बार सेम चेक डिसऑनर हो गए। चलो अभी सेम चेक डिसऑनर हो गए, अब क्या करें? अब मिस्टर बी ने वापस मिस्टर ए को भेजा एक स्टैट्यूटरी नोटिस, ये जो पेमेंट का नोटिस भेजते हैं, वापस बोला कि भैया पेमेंट तो करो। पेमेंट का नोटिस पिछली बार भी भेजा था, इस बार भी पेमेंट का नोटिस भेजा। तो 138 सेक्शन में रिक्वायरमेंट है कि आप जब केस फाइल करते हो उसके पहले आपको एक नोटिस देना है। तो इन्होंने नोटिस दिया पेमेंट का, ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तब मिस्टर बी गया किसके पास? कोर्ट के पास, और इसने कंप्लेन फाइल किया अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 138 की कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, उन्होंने हमारा चेक जो था वो डिसऑनर हुआ है, वो हमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ये जो कंप्लेन फाइल हुई है, a complaint has to be based on a notice. ये बेसिक्स हैं कि a complaint always has to be based on a notice. This complaint is based on which notice? The second notice. Of course, ये नोटिस भेजा और फिर कंप्लेंट फाइल की। रुको 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 रुको, ऐसे घूर घूर के मत देखो, मैं जो लिख रहा हूं देखो, समझ रहा है क्या? स्टेप 1 चेक दिए, स्टेप 2 चेक को बैंक लेके गए, स्टेप 3 डिसऑनरमेंट ऑफ 2009, सही बात है? ठीक है, जैसे डिसऑनर हुआ स्टेप 4 नोटिस दिया उसने कि भैया यार आपका चेक डिसऑनर हो गया, प्लीज पेमेंट करो। उसने फिर भी पेमेंट नहीं किया। तो स्टेप 5 में आइडियली इसको कंप्लेन फाइल कर देनी चाहिए थी। समझ में आया? सबसे स्मूथ तरीका क्या होता? अपन अपने क्लाइंट को क्या बोलेंगे? स्टेप 4 के बाद सीधे स्टेप 5 में ये कर लो। बात समझ में आ रही है? ये आइडियल सिनेरियो होता, बट इसने स्टेप 5 में कंप्लेन फाइल नहीं की। इसने क्या सोचा? एक नॉर्मल व्यक्ति सोच सकता है कि यार एक और बार चेक डिपॉजिट करके देख लेता हूं, हो सकता है उस टाइम पे बैलेंस नहीं होगा। इसने एक और बार चेक डिपॉजिट करने की कोशिश की। स्टेप 5 में इसने रैदर देन फाइलिंग द कंप्लेन, द पर्सन डिपॉजिटेड द चेक अगेन। स्टेप 6 में वापस क्या हो गए?
चेक डिसऑनर हो गए, वापस चेक डिसऑनर हो गए। अब इसने डिसाइड किया मुझे कंप्लेन फाइल करनी है, तो इसको वापस नोटिस तो देना ही पड़ेगा। तो फिर इसने स्टेप 7 में नोटिस दिया और स्टेप 8 के अंदर कंप्लेन फाइल की। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। अगर स्टेप 5 में कंप्लेन फाइल करता तो प्रॉब्लम ही नहीं होता। इन्होंने स्टेप 8 में कंप्लेन फाइल की। दिस इज बेस्ड ऑन द नोटिस इशूड अंडर स्टेप 7। सब लोग क्लियर है? एक डाउट आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर हमने किसने अगर एक्चुअली कभी केस उसका कोई चेक डिसऑनर हुआ होगा तो उसने देखा होगा कि जब चेक डिसऑनर होता है चेक के ऊपर लिख देते हैं, तो सेम चेक वापस डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है 2010 के अंदर वो नहीं होता हो। आज की तारीख में अगर चेक डिसऑनर होता है तो वही चेक को वापस फाइल नहीं कर सकते हो। तो पहले ऐसा होता होगा कि चेक के ऊपर कुछ लिख के नहीं देते होंगे, तभी द पर्सन वाज एबल टू फाइल द सेम चेक अगेन। समझ में? आज की तारीख में सेम चेक दूसरी बार फाइल ही नहीं हो सकता है। हो सकता है हमारे एग्जाम के क्वेश्चन में वो बोल दें कि दूसरी बार फाइल हुआ है, बट मैं आपको प्रैक्टिकलिटीज बता रहा हूं। आजकल सेम चेक डिसऑनर होने का वापस फाइल नहीं होता है। कीपिंग इट अपार्ट, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो इस व्यक्ति ने सेम चेक वापस फाइल किया था, फिर उसने नोटिस दिया। अब बात को समझो, स्टेप 8 में जो उसने कंप्लेन फाइल की है, अ कंप्लेन हैज टू बी बेस्ड ऑन अ नोटिस। दिस इज बेस्ड ऑन नोटिस अंडर स्टेप 7। और यहां पर जैसे इन्होंने कोर्ट में कंप्लेन फाइल की, ये एपिलेंट है ना, वो कहां चला गया? वो उसने अप्रोच कर दिया हाई कोर्ट में। सेम कोर्ट में नहीं गया, सिविल कोर्ट नहीं या क्रिमिनल कोर्ट नहीं, वो गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं टू क्वैश द प्रीसीडिंग इन एनी अदर कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट में गया, मिस्टर ए कि यार ये क्या बात हुई, हमारे अगेंस्ट केस चल रहा है, आप हाई कोर्ट उसको ऑर्डर करो कि उस प्रोसीडिंग को क्वैश कर दे, क्योंकि उन्होंने कंप्लेन फाइल की है अंडर नोटिस गिवन द सेकंड स्टैट्यूटरी नोटिस। उन्होंने कंप्लेन फाइल की है बेस्ड ऑन द सेकंड स्टैट्यूटरी नोटिस। दे शुड हैव फाइल्ड द कंप्लेन बेस्ड ऑन द फर्स्ट स्टैट्यूटरी नोटिस। तो आप कंप्लेन को क्वैश कर दो। तो हाई मिस्टर ए अप्रोच्ड हाई कोर्ट for quashing the complaint. ग्राउंड समझ में आया ना क्या ग्राउंड है? कि इन्होंने स्टेप 7 सेकंड स्टैट्यूटरी नोटिस के बेस पे कंप्लेन फाइल की, अलाउड नहीं होना चाहिए। हमें एज अ लेमन लग रहा है ये कोई रीजनेबल नहीं, हाई कोर्ट इसको डांट देगा, किसको? मिस्टर ए को। लेकिन हाई कोर्ट ने सरप्राइजिंगली क्या ऑर्डर पास कर दिया? हाई कोर्ट ऑर्डर्ड दैट पर्टिकुलर कोर्ट टू क्वैश द प्रोसीडिंग। किस ग्राउंड पे? दैट यू हैव मेड अननेसेसरी डिले। आपको जब आपका स्टेप 4 का नोटिस हुआ था तभी आपको कंप्लेन फाइल करनी थी, आपने अननेसेसरी डिले किया, अब आपको कंप्लेन फाइल नहीं करने दिया जाएगा। इज एवरीवन गुड विद द फैक्ट्स? यस। अब क्या हुआ? मिस्टर बी रोते 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 किसके पास जाएगा? यस। तो अब हमारा केस ये है कि मिस्टर बी यहां से रोते 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 गया है सुप्रीम कोर्ट के पास, against the order of high court to quash the proceeding in that criminal court. क्लियर है? अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपील अलाउ कर दी। अरे अपील किसने फाइल की थी? हमारे उस व्यक्ति ने जिसके चेक डिसऑनर हो रहे हैं, उसकी अपील अलाउ कर दी। कंप्लेन फाइल बेस्ड ऑन सेकंड स्टैट्यूटरी नोटिस फॉर डिसऑनरिंग ऑफ चेक इज वेरी मच अलाउड। बोले ये क्या बात हुई? मानते हैं कि कोर्ट का थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ, बट उसका एक बेनिफिट भी तो है। हो सकता है कि कोर्ट में आने की नौबत ही नहीं पड़ती अगर सेकंड टाइम पे चेक पास हो जाता तो कहीं ना कहीं वी आर ऑल्सो अवॉइडिंग अननेसेसरी जुडिशियल प्रोसेस ना। तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ फर्स्ट स्टैट्यूटरी नोटिस के बेस पे ही कंप्लेन फाइल हो सकती है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। सेकंड थर्ड किसी भी स्टैट्यूटरी नोटिस के बेस पे कंप्लेन फाइल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट सेड कंप्लेन फाइल बेस्ड ऑन सेकंड स्टैट्यूटरी नोटिस फॉर डिसऑनरिंग ऑफ चेक इज वेरी मच अलाउड। क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट इन, अभी किसी पुराने केस का रेफरेंस ले रहे हैं, MSR Leathers वर्सेस S Palaniappan and another 2013 has held that there is nothing in the proviso of section 138 of the act that forbids the holder of the check to make successive presentation of the check and institute the criminal complaint based on the second or successive dishonor of the check on its presentation। बात समझ में आ रहा है? बोल रहे हैं कि 138 के अंदर एक डाउट आ रहा है कुछ लोगों के दिमाग में, उस डाउट को संभाल के रखना। आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा सर कि सर 2010 का 9 का केस है तो 13 का रेफरेंस कैसे ले रहे हैं? बता दूंगा, शांत रहो, पहले मेन इशू को समझो। अरे गधों, 9 और 10 का तो ये इशू है, वो कोर्ट में हो सकता है ना 14-15 में आया हूं। 9 और 10 के तो इवेंट हुए डिफॉल्ट के, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते पहुंचते हो गया होगा 2014-15, तो ये 2013 के केस का रेफरेंस ले रहे हैं। इनका क्या कहना है सुनो, पहले मेन इशू पे आता है फिर ये ईयर की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है
दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 138 कहीं भी रोकता नहीं है कि आप सिर्फ फर्स्ट स्टैट्यूटरी नोटिस के बेस पे ही कंप्लेन फाइल कर सकते हो, आप सेकंड थर्ड सक्सेसिव किसी भी स्टैट्यूटरी नोटिस के बेस पे कंप्लेन फाइल कर सकते हो. In the present case, as pointed out earlier, that checks were presented twice and the notices were issued on this and this. Applying the last case, the complaint filed based on the second statutory notice is not barred. An order of High Court is set aside and trial court is ordered to continue the trial. रुक जाओ. यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली पास किया, ऑर्डर किया, समझना, हाई कोर्ट ने जब ये प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया है, किस पेन से लिखूं मैं, ग्रीन, हाई कोर्ट ने जब प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया है तब उन्होंने क्या रीजनिंग दी, भैया ये कौन सा कलर, रुको, नहीं नहीं, हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया है ये बोलते हुए दैट कंप्लेंट under section 138 cannot be filed based on second statutory notice. बात समझ में आ रही है क्या कि इन्होंने किस ग्राउंड पे कैंसिल किया, दैट अ कंप्लेन कैन नॉट बी फाइल्ड अंडर 138 बेस्ड ऑन सेकंड स्टैट्यूटरी नोटिस, और उन्होंने क्वैश कर दिया, कोर्ट को ऑर्डर कर दिया. अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब एप्लीकेशन गई तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया दैट फाइनल ऑर्डर दैट अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड based on second और सक्सेसिव वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूं, कल को कोई केस हुआ जिसमें थर्ड हुआ था, किसी ने तीसरी बार चेक को प्रेजेंट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी बेस पे कंप्लेन कैन बी फाइल बेस्ड ऑन सेकंड और सक्सेसिव नोटिसेस अंडर सेक्शन 138 की 138 की कंप्लेन आप फाइल कर सकते हैं बेस्ड ऑन सेकंड और इवन सक्सेसिव नोटिसेस. एंड इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया टू दिस कोर्ट टू कंटिन्यू द केस. बात समझ में आ रही है क्या? तो एंड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया दैट द ट्रायल कोर्ट जिसके पास में केस आया था सबसे पहले, दैट ट्रायल कोर्ट कैन कंटिन्यू द केस. हाई कोर्ट ने रोक दिया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस ऑर्डर दिया दैट दे कैन कंटिन्यू द केस. अगर मैं वापस अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से स्टेप्स लिखने की कोशिश करता हूं तो आप ये समझो, हम लोग स्टेप 8 तक आए थे. स्टेप 8 में कंप्लेन आया था कोर्ट तक, याद आ रहा है, ट्रायल कोर्ट तक. स्टेप 9 में मिस्टर ए ने स्टेप 9 में मिस्टर ए ने कंप्लेन एक पिटिशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में कि उसको क्वैश करो. हाई कोर्ट ने उसके फेवर में अग्री कर दिया. स्टेप 10 कि क्वैश कर दिए प्रोसीडिंग्स को कि हां कंप्लेन कैन नॉट बी फाइल बेस्ड ऑन द सेकंड नोटिस. फिर वो व्यक्ति रोता 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 स्टेप 11 में वो गया सुप्रीम कोर्ट के पास अपील लेके अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट. अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्यारा सा जजमेंट दे दिया स्टेप 12 में. तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड भी कर दिया. सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, क्या हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया स्टेप 12 में. और स्टेप 13 में हम कह सकते हैं कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट को बोला कंटिन्यू करो, तो केस वापस आ चुका है ट्रायल कोर्ट के पास. अब ट्रायल कोर्ट जेन्युइन तरीके से केस को कंटिन्यू करेगा और हो सकता है मिस्टर ए के अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दे. इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है इन द केस ऑफ 138. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग द पेमेंट. बिल्कुल अपर एंड दिया है, 2 साल तक की हो सकती है शायद. फाइन, एक्चुअली गेम अलग है, अभी मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते. 138 में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या मानते हैं, मान लो 5 करोड़ का चेक है, वो डिसऑनर हो गया, तो उस पर अगर कैसे डबल द अमाउंट तो 10 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है, ये आप कहना चाह रहे हैं. कभी कभी क्या होता है कि अगर इसके साथ में आप 2-3 और सेक्शंस को कपल करके केस फाइल करें तो कोर्ट ने अब्रॉड में ऐसा देखा हुआ है कभी कभी कि अगर बैंक की गलती के कारण, एक और चीज बता रहा हूं समझना,
बैंक की गलती के कारण अगर कोई डिसऑनर हो जाता है, कभी कभी क्या होता है हमारे अकाउंट में बैलेंस होता है और फिर भी बैंक गलती से उसको क्या करता है, डिसऑनर, देन यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द बैंक ऑल्सो। यू मतलब कौन, जिसके चेक डिसऑनर हुए हैं, और वहां पे रूल ही बदल जाता है, द स्मॉलर द अमाउंट द बिगर द कंपनसेशन। समझना क्या बता रहा हूं, ये केस पहले अच्छे समझ में आया ना। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रॉड में कुछ ऐसे केसेस देखे गए जिसके अंदर क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ने ऐसे 138 के केस, 138 यहां पर कहते हैं उसको, डिसऑनर ऑफ चेक के केसेस थे। तो मैंने अगर मान लीजिए, हाँ मैंने लखनऊ को चेक दिया, कितने का चेक दिया, 50 लाख रुपए का। लखनऊ ने बैंक में जाके डिपॉजिट कराया, चेक डिसऑनर हो गया। तो नॉर्मल तरीके में तो क्या है कि लखनऊ मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है एंड आई विल बी पेनलाइज। समझ में आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूं कि क्या हुआ कि लखनऊ ने 50 लाख का चेक डिपॉजिट कराया, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे थे, फिर भी गलती से बैंक ने डिसऑनर कर दिया। उस केस में आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट बैंक, और वहां पे रूल क्या अप्लाई करता है, दी स्मॉलर द अमाउंट दी हायर द पेनल्टी। क्योंकि मान लो 50 लाख का चेक डिपॉजिट किया, डिसऑनर हुआ, ठीक है ना। मान लो मैंने लखनऊ को 200 रुपए का चेक दिया था, वो 200 रुपए का चेक लेके गया और 200 रुपए का चेक डिसऑनर हो गया। मुझे बताओ कि मेरी रेपुटेशन किसमें ज्यादा डैमेज हुई। 200 रुपीज का चेक है, डिसऑनर हो गया आपको समझ में आ रहा है गेम। तो वहां पे अब्रॉड में कोर्ट्स ने क्या रूल फॉलो किया है, द स्मॉलर द अमाउंट द बिगर द पेनल्टी, बिकॉज छोटा अमाउंट डिसऑनर अगर बैंक ने किया मिस्टेक से, तो उसमें एक व्यक्ति के रेपुटेशन को बिगर लॉस पहुंचता है। आज 50 लाख का चेक डिसऑनर हो गया तो समझ में आता है कि हाँ यार 50 लाख बड़ा अमाउंट है, डिसऑनर हो सकता है, अकाउंट में बैलेंस नहीं होंगे, बट 50 रुपए का चेक डिसऑनर हो जाएगा तो वहां पे रेपुटेशन के ऊपर एक डिफेमेशन टाइप आप कह सकते हो, डिफेमेशन वर्ड यूज नहीं कर सकते, एक रेपुटेशन को हार्म होता है, रादर ये कह सकते हैं हम बैंक के फॉल्ट से। ऐसा खैर छोड़ो, फोकस करते हैं यहाँ पे हम लोग। सो दिस इज अ स्मॉल एंड अ वेरी ब्यूटीफुल केस ऑफ चेक। हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमारा टेकअप इतना सा है, क्या सेकंड नोटिस, थर्ड नोटिस, फोर्थ नोटिस के बेस पे चेक डिसऑनरमेंट का 138 का हम केस फाइल कर सकते हैं कि नहीं? यस कर सकते हैं। स्टोरीज ओवर। क्लियर हम लोग? तो हमने इसको थोड़ा सा पूरा स्ट्रक्चर तरीके से देखा। अनदर पर्पस विच दिस केस सर्व्स इज कि यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू गो इन डिटेल विद द केस। कि कोई भी केस को अगर डिटेल में पढ़ने की इच्छा है, क्या होता है, मान लो सिलेबस में 250 केस है, उसमें से आपको कोई एक चैप्टर पढ़ा, 40 केस है, उनमें से 4 केसेस आपको परेशान कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उन 4 केसेस का बैठ के ऐसा चार्ट बना लो, पूरा का पूरा केस एकदम सिंप्लीफाई हो जाता है, राइट। तो कोई अगर केस आपको ट्रबल करता है, अदरवाइज एज ए स्टूडेंट हमारी लाइफ तो कितनी आसान है। अरे हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सिंपल इतनी सी बात कि कंप्लेन फाइल बेस्ड ऑन सेकंड स्टैट्यूटरी नोटिस फॉर डिसऑनरिंग ऑफ चेक इज वेरी मच अलाउड। और इसका लीगल इशू, इधर आ जाओ, whether a complaint can be filed under section 138 of Negotiable Instrument Act bracket dishonorment of check. Whether a complaint can be filed under 138 of Negotiable Instrument Act based on second statutory notice. क्या आप सेकेंड स्टैट्यूटरी नोटिस के बेस पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं या नहीं? तो आंसर ये आया हमारा, कंप्लेन फाइल बेस्ड ऑन सेकेंड स्टैट्यूटरी नोटिस फॉर डिसऑनर ऑफ चेक इज वेरी मच अलाउड। और मैंने आपको एक और चीज बताई, सेकेंड सक्सेसिव मतलब अगर कभी थर्ड फोर्थ भी आया तो भी अलाउड है। पेन डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से पहले यहां पे, फिर आपको परेशान करता हूं। और एंड गुड मॉर्निंग वासु, मेघा, सौम्या, आई होप यू आर ऑल डूइंग वंडरफुल। अब ये रेलेवेंट नहीं रहा ऐसा नहीं कह सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। इसलिए क्योंकि मान लीजिए आज भी बैंक्स बहुत सारे हैं ना, तो अगर मान लो कोई कोऑपरेटिव बैंक है, वो आज अगर आपने चेक प्रेजेंट किया और वो चेक वापस आपको मिल जाता है और आप उसको सेकेंड टाइम भी प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो फिर ये केस वापस रेलेवेंट हो जाएगा। 3 महीने में तो चेक ही लैप्स हो जाएगा। तो 3 महीने में भी कोई व्यक्ति 2 बार प्रेजेंट कर सकता है ना। हाँ पहले ये लिख लिया पूरा, ठीक है, हाईलाइट कर दिया एरो, पहले कंप्लीट कर लो जो लोग लिख रहे हैं। उसके बाद में इसका जो समरी है, पेज नंबर रेफरेंसिंग देंगे योद्धा के ऊपर
और अपने नोट्स के अंदर उसकी पूरी समरी पेन डाउन करेंगे। ये आप चिट्ठी में लिख नहीं पाओगे। आपने नोटबुक में पेज नंबरिंग दी की है क्या नहीं की है अभी तक? प्लीज करो। आपको भी समझ भी नहीं आ रहा है, एग्जाम के एक दिन पहले इरिटेशन होगा जब वो मिलेगा नहीं कहां पे लिखा है। तो इंश्योर कि उस पर पेज नंबरिंग करो एंड डू इट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, इन ऑल द सब्जेक्ट्स, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक टैक्स, जिसके अंदर आपके बुक्स में क्वेश्चन होते हैं और आंसर आपके नोटबुक में होते हैं। तो आपके पास पेज नंबर रेफरेंसिंग होनी चाहिए जिससे कि आप आराम से ढूंढ पाए कि कहां पे उसका आंसर लिखा है। चले बस यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फुल स्पीड में पेन डाउन करोगे इसको, और इसके ऊपर भी हमारा केस नंबर डाल देना EL4।